बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मातृभूमि का मान। इसके लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी। मान का अर्थ होता है अभिमान, स्वाभिमान, गर्व होना। और मातृभूमि वह जगह जहाँ पर हम पैदा हुए, खेले, पले, बड़े हुए। तो मातृभूमि का मान, इस पाठ का अर्थ है कि मातृभूमि के प्रति हमारे अंदर गर्व की भावना रहनी चाहिए और इस मातृभूमि के लिए पुराने समय के राजा महाराजा अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। मातृभूमि का मान, यह पाठ वास्तव में एक एकांकी है। एकांकी का तात्पर्य होता है एक अंक में खत्म होने वाली कथा, जिसमें कोई एक ही कथा रहती है और इसमें आदि से लेकर अंत तक संवादों की रोचकता बनी रहती है। ये एकांकी संबंधित है मेवाड़ के शासक और बूंदी के शासक। बूंदी राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था और मेवाड़ के बारे में तो आप जानते ही हैं। मेवाड़ का शासक या मेवाड़ के महाराज लाखा चाहते थे कि बूंदी का राज्य भी उनके राज्य में अर्थात मेवाड़ में सम्मिलित हो जाए, परंतु बूंदी के महाराजा ने, बूंदी के शासक ने यह जवाब दिया कि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है। वे अपने स्वतंत्र राज्य में रहते हुए राजपूतों ने जो कसम खाई है या राजपूतों का जो उद्देश्य है उसमें हमेशा साथ देंगे, परंतु वह किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। यह बात मेवाड़ के शासक को बुरी लगी और उन्होंने ताओ ताओ में आकर ही एक प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वे बूंदी के राज्य को, बूंदी के राज्य की किला पर या दुर्ग पर, जब तक वे बूंदी के राज्य के दुर्ग पर मेवाड़ की पताका नहीं फहरा देते तब तक वे अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। अब प्रतिज्ञा तो उन्होंने कर ली, फिर बाद में किसी चारणी के गाए हुए गीतों का अर्थ समझकर उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि किसी को अपने अधीन में करके ही हम प्रेम और एकता से रह सकते हैं। फिर इसके बाद कई घटनाएं हुई जिनमें वीर सैनिकों का मातृभूमि के प्रति प्रेम, प्यार कैसा था, उन्होंने अपनी मातृभूमि के मान के लिए किस प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, ये सब हम पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए इस एकांकी का एक एक संवाद पढ़ते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। पाठ 7 मातृभूमि का मान। इसके लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी जी पत्रकार के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। आपके ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की रसात्मक प्रस्तुति हुई है। इनकी प्रमुख कृतियाँ अग्निगान, प्रतिभा आँखों में आदि, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति आदि, बंधन, छाया, ममता आदि, मंदिर, बादलों के पार, सोनी महिवाल, दुल्ला भट्टी, देवदासी, मीराबाई संगीत रूपक है। गद्य संबंधी देख लेते हैं। ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी का आकार छोटा होता है, इसमें एक ही कथा होती है, इसमें आदि से अंत तक संवादों की रोचकता बनी रहती है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेमी जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है।
पात्र परिचय। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं राव हेमू जो बूंदी के शासक हैं, अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक, वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था, चारणी तथा वीर सिंह के साथी। पहला दृश्य देखते हैं। राव हेमू बूंदी के शासक मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह कहते हैं, महाराज हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू और वह केंद्र चित्तौड़। अभय सिंह महाराज आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार रखने की या करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा कौन है? मेवाड़ के शासक। राव हेमू क्या कहते हैं? ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अभय सिंह किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह तो मैं जाऊं? तो इस प्रकार हमने राव हेमू और अभय सिंह के बीच जो संवाद हुआ उससे हमने क्या देखा कि अभय सिंह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का संदेश लेकर आए थे, क्योंकि महाराणा लाखा चाहते थे कि बूंदी मेवाड़ के अधीन हो जाए। लेकिन राव हेमू जो खुद एक राजपूत है वो कहते हैं कि हर एक राजपूत को अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर क्या है? गर्व है। हम प्रेम में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हम अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार राव हेमू ने अभय सिंह जो महाराणा लाखा का संदेश लेकर आए थे उसे उन्होंने क्या किया? साफ साफ मना कर दिया। राव हेमू आपकी इच्छा, दोनों का दो तरफ प्रस्थान, दोनों तरफ से वो निकल गए, क्योंकि ये स्टेज पर हो रहा है। पट परिवर्तन, पट मतलब पर्दे का परिवर्तन। अब दूसरा दृश्य आ गया। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, विफल मतलब हराया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची यह मेरा हृदय जानता है। ऐसा महाराणा लाखा मन में सोच रहे हैं। अभय सिंह का प्रवेश, महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा सेनापति अभय सिंह, आज मैं दरबार में नहीं आऊँगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक मतलब अचानक धावे से या अचानक हमले से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? ऐसा अभय सिंह किसे कहते हैं? महाराणा लाखा को कहते हैं। महाराणा जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अब बूंदी के शासक ने
महाराणा लाखा को हराया था। बूंदी एक छोटा सा राज्य था। इस बात की जो चोट थी वो महाराणा लाखा के दिल को बहुत बुरी तरह लगी थी। अभय सिंह कहते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। प्राणों की बलि देना मतलब अपनी जान दे देना। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार जोश में आकर या चिंता में आकर महाराणा लाखा ने एक प्रतिज्ञा ले ली। अभय सिंह उन्हें कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। ऐसा अभय सिंह महाराणा लाखा को क्या करते हैं, समझाते हैं। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति, मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी? यह मैं जानता हूँ और इस बात की हाल में युद्ध में ही पुष्टि हो चुकी, पुष्टि मतलब सिद्ध हो चुका है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। हीन नहीं है मतलब कमतर नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, कसम है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। पीछे से गाने की आवाज़ आती है, ये सागर से रक्त निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते गाते चारणी का प्रवेश होता है। चारणी किसको कहते हैं? राजा महाराजाओं के दरबार में जो गीत गाती थीं उनको क्या बोलते थे? चारणी। महाराणा, तुम कुछ गा रहे थे चारणी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी, ये आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। चारणी उन्हें समझाती है कि भले बूंदी के शासक से आपको एक पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु यदि संपूर्ण देश को एकता में बांधकर रखना है, राजस्थान को एकता में बांधकर रखना है, तो आपको इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं है, आपको स्नेह का बंधन बनाकर रखना है। तो महाराणा चारणी से कहते हैं, चारणी तुम बहुत देर से आई। चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी दुर्भाग्य कुछ सोच कर कहती, महाराणा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। जो देश को मानता है वह छोटे छोटे राज्यों में लड़ाई झगड़े सहन नहीं कर पाता, क्योंकि आपसी झगड़े से अंदर की जो शक्तियां हैं वह क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं और अपने ही लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारणी फिर एक उपाय बताती है। उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले।
महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार चारणी का उपाय मानकर महाराणा आदेश देते सेनापति को कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाए और महाराणा लाखा उसका विध्वंस कर उसे ख़त्म करके अपनी प्रतिज्ञा को क्या कर ले? पूर्ण कर ले। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रवेश। नकली दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराणा, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हुबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। अब महाराणा लाखा को अपनी प्रतिज्ञा पर थोड़ा सा क्या होता है? अफसोस होता है और वह बोलते हैं कि चलो, जो मेरा ये अपमान हुआ था, उसकी जो मैं पीड़ा सहन कर रहा था, उसमें मैंने एक प्रतिज्ञा कर डाली, चलो उस प्रतिज्ञा से तो मुझे अब क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा अभी। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। अभय सिंह, मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। छूछे मतलब नकली हल्के वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों चले जाते हैं। वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? और वीर सिंह कौन थे? महाराणा लाखा की सेना में थे, परंतु उनकी जन्मभूमि क्या थी? बूंदी थी। दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली दुर्ग है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। व्याघात का मतलब होता है उनकी जो इच्छा थी उसके अंदर हमें बीच में कोई अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे, बूंदी की ओर से प्राण की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। वाह, क्या जन्मभूमि के प्रति प्यार, क्या जन्मभूमि के प्रति अपने प्राणों का बलिदान देने की भावना। पहला साथी, निश्चय ही कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता।
जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। फिर वीर सिंह अपने साथियों से कहते हैं, मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। सब लोग मिलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराने नहीं देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। फूली नहीं समाती ये मुहावरा है प्रसन्न होना। फूला नहीं समाना मतलब प्रसन्न होना। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। फिर सीन क्या होता है, पर्दा चेंज होता है। चौथा दृश्य, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। मतलब उनको लग रहा था कि वो नकली युद्ध करेंगे, तो महाराणा लाखा बोलते हैं कि नहीं, चलो हमारा यह जो नकली खेल के रूप में हमने सोचा था कि बूंदी का हम विध्वंस करेंगे, इसमें भी कुछ असलियत सच्चाई आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो पाती। तो वीर सिंह जो महाराणा लाखा की सेना में थे, परंतु जब उनकी जन्मभूमि बूंदी पर बूंदी के आन मान शान की बात आई तो उन्होंने बूंदी की तरफ से लड़ना और अपने प्राणों का उत्सर्ग करना स्वीकार किया। अभय सिंह कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की साहस की प्रशंसा की। साथियों से अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण ना खो, किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। तो एक वीर हमेशा दूसरे वीर की प्रशंसा करता है, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों न हो। यह एक सच्चे वीर की पहचान होती है। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। अरे देखो, अभय सिंह गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना मतलब मृत्यु हो जाना। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ लाओ। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। व्यर्थ के दंभ ने मतलब
बिना बात के अहंकार ने आज पता नहीं कितने निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं था, उनके प्राणों की बलि ले ली। मतलब उन्हें प्राणों का अर्पण करना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी। चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपके सिर के कलंक का टिक्का धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। महाराणा चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, शव के पास बैठते हुए चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। इस प्रकार इस एकांकी से हमें यह भी एक सीख मिलती है कि वीर सिंह जैसे वीर ने अपने जन्मभूमि के मान के लिए, सम्मान के लिए जिस प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने संपूर्ण राजपूतों को एक करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में देश रक्षा, देश सुरक्षा, देश का मान सबसे बड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। देशभक्ति की भावना आपके मन में भी पैदा हुई होगी। जन्मभूमि के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, क्या मान होना चाहिए, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।